औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम मगरबी ताकतें सऊदी अरब की तकसीम के हवाले से क्या सोच रही हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ तारीख़ी हवाले पेश किए जाएंगे। इसके अलावा हम अहादीस के हवालों के साथ कोशिश करेंगे कि आज इस बात का जायज़ा लें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जो काले झंडे मशरिक़ से आएंगे वो किन लोगों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। इसके अलावा तारीख़ी हवालों से ये बात भी की जाएगी कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की जो मुतवल्लियत थी वो किन लोगों के पास होनी चाहिए थी सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो सऊदी अरब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ये मौजूदा सऊदी अरब जो नज़र आता है इसमें कुछ यमन का इलाका भी शामिल था। बहरहाल इसकी अगर हम बात करें तो अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो हिजाज़ का इलाका जो रेड सी के कोस्ट के साथ लगता है, ये तमाम का तमाम इलाका अगर देखा जाए ये पहाड़ी सिलसिले बनते हैं। अगर आप इस इलाके में जाएं, सफ़र करें इस कोस्ट के साथ तो इस इलाके में आपको तबूक, यम्बो, मदीना, जद्दा, मक्का, कनफुदा और दीगर लीद के इलाके और दीगर दूसरे शहर मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर उनकी नेचर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत रही है। हमें भी इत्तफ़ाक़ हुआ है इन इलाकों को देखने का, रहने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं अगर आप ट्रैवलिंग की गर्ज से इन इलाकों में जाना चाहते हैं। बहरहाल एक दूसरा इलाका जो है वो नजद का इलाका कहलाता है। रियाद उसका कैपिटल रहा है पहले भी। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए ये तमाम का तमाम मशरक़ी इलाका नजद का इलाका कहलाता था जो इराक़ का इलाका इसके साथ इसकी बॉर्डर पर शामिल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के हवाले से कुछ अहादीस को भी बयान किया है जिसको ज़िक्र करते हैं लोग और कहते हैं कि फ़ितनों का ज़हूर इन्हीं इलाकों से दर हकीकत होता रहा है। बहरहाल तीसरा इलाका यमन का इलाका कहलाता है। यमन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मक्का के दाईं तरफ वाक़ है। शाम इसलिए कहा जाता है कि ये मक्का के लेफ़्ट साइड पर वाक़ है क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि शुमाल को हकीकी तौर पर अरबी में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो वो बाईं जानिब ही कहलाता है। बहरहाल अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो इस इलाके में शरीफ मक्का की तवल्लियत थी। यही वजह है कि वो मक्का और मदीना के इलाकों पर उनका तसर्रुफ़ था, उनकी तवल्लियत थी। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर हुकूमत कायम करके एक बड़ी कैलिफेट को जन्म दिया जा सके। जैसा कि हम तारीख़ को अगर पढ़ें तो हमें ये बात पता चलती है कि जिस ज़माने में हुसैन बिन अली अंग्रेज़ों के साथ ताउन कर रहे थे उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने ये उनको यकीन दिलाया था कि यहाँ पर एक खिलाफत कायम हो जाएगी जिसमें जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन, इराक़ और सीरिया के इलाके, लबनान के इलाके और बड़े पैमाने पर मिस्र का भी इलाका शामिल होगा। लीबिया के मुतालिक भी ये बात कही जा रही थी कि लीबिया भी उस बड़ी सल्तनत में शामिल होगा, लेकिन बहरहाल ये नहीं हो सका था। गद्दारी हुई। साइक्स पीको मुआहदे के नतीजे में हुसैन बिन अली को धोखा दिया गया जिसका उन्हें बड़ा कल्क भी रहा। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जो बगावत उन्होंने की वो दर हकीकत रायगा गई। अगर हम हुसैन बिन अली के ज़िंदगी के वाक़यात को खंगालें इस सिमन में हमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं मिलती हैं, लेकिन जो भी मटेरियल हमें मिलता है उससे हमें महसूस ये होता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स बहुत ही बेवकूफ़ी का शिकार हुआ जब इसने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। शायद ये ख्वाहिश भी दिल में थी कि अरबों की खिलाफत कायम हो, खिलाफत अरबों में लौट कर वापस आ जाए, बनु हाशिम में वापस आ जाए, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। इसने सन 1916 में अपनी जो है वो किंगडम का ऐलान भी किया था, बगावत का ऐलान किया और फिर 1924 में इसने अपनी कैलिफेट का ऐलान भी किया जो अंग्रेज़ों को बिल्कुल कबूल नहीं था। जैसा कि हम ये बात भी तारीख़ में पढ़ते हैं कि जंग अज़ीम अव्वल के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ों की पूरी क़ुव्वत थी, पूरी कोशिश थी कि वो किसी तौर पर भी कोई भी खिलाफत का हया ना करें। यही वजह थी कि उन्होंने आले सऊद को मिलाया, पंजाब रेजिमेंट को भेजा, सेनेगाली फ़ौजियों को भेजा कि 1924 में वो बैटल ऑफ मक्का लड़ें, सीज ऑफ मक्का, जहां पंजाब रेजिमेंट के फ़ौजियों ने गोलियां चलाईं। इसी बुनियाद पर
ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے جسے ہم سنن ابن ماجہ میں پڑھ چکے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا جب تم ان مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اب اگر ہم دوسری روایتوں کو پڑھیں، مشکات شریف میں جائیں جہاں پر مسند احمد اور بہیقی کی روایتیں بھی ملتی ہیں، آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اگر ان کو پڑھا جائے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ نشان آتے دیکھو تو ادھر متوجہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ نشانوں میں خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ہم پرانی اپنی ویڈیوز میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اگر مکہ اور مدینہ کے مشرق میں دیکھیں تو ریاض کا علاقہ آتا ہے، نجد کا علاقہ آتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آل سعود جو ہیں وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ شاید یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو انگریزوں کی طرف سے بیٹل آف گیلی پولی، بیٹل آف سنگاپور لڑ چکے ہیں۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں، تاریخی تناظر میں یہ ہمیں پتہ ہے، یہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ انگریزوں کو انڈین رائل آرمی نے بڑے طریقے سے بچایا تھا، حتیٰ کہ آزاد ہند فوج جو ہے اس کے تقریباً 40,000 سپاہی جو تھے وہ جیپنیز کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان فوجیوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ انڈین آرمی جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی طرف سے لڑی تھی بیٹل آف گیلی پولی میں، اس میں قریباً 16,000 ٹروپس شامل تھے، جس میں بڑی تعداد جو تھی وہ پنجاب کے مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ بہرحال یہ اگر ہم اس کو جا کر دیکھیں تو تاریخ میں مزید چھاننے کی کوشش کریں تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ خدا طاعت خان کا پہلا وہ سپاہی تھا، خدا طاعت خان، جس کو وکٹوریہ کراس دیا گیا، اور اس کا ایک آرمی میوزیم میں اس کا ایک جو ہے وہ بدھ بھی نصب کیا گیا ہے ہمارے ہاں، تو اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان آرمی میوزیم جو راولپنڈی میں قائم ہے۔ بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے انگریزوں کے لیے قربانیاں دیں وہی شاید حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ 2 جھنڈے آ رہے ہوں گے، ایک جھنڈے کالے جھنڈے وہ ہوں گے جو مشرق سے آ رہے ہوں گے، دوسرے کالے جھنڈے وہ ہوں گے جو خراسان سے آ رہے ہوں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو مشرق سے جھنڈے آئیں گے وہ ڈسیپشن کر رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ جیسا کہ ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، اگر ہم تاریخ میں جا کر مزید پڑھیں تو سن 1857 کے اسی ضمن میں بہت سارے بڑی تعداد میں فوجیوں کو لایا گیا تھا دلی میں مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، مسلمان فوجیوں کو ہی لایا گیا تھا انڈیا کے دیگر دوسرے علاقوں سے، جس میں بعد میں جا کر پنجاب ریجیمنٹ کی صورت اختیار کری تھی۔ یہ لوگ بھی اسی زمانے میں دھوکہ دیتے ہوئے دہلی میں داخل ہوئے تھے اور پھر اپنی ہی مسلمان عورتوں کی زبردست آبروریزی انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال اگر اس تاریخ کے حوالوں کو پڑھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہی لوگ جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت میں آگے آئیں گے اور ان سے جنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو قتل بھی کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب، جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو اس کو مزید دیکھا جا سکے گا۔ اب ہم دوبارہ سے پلٹتے ہیں اپنے بیک ٹو دا ٹاپک، مین ٹاپک، جس میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ کنگ عبدالعزیز السعود ایک زمانے میں ایک راشدی ڈائنیسٹی کے ساتھ بڑی زمانے میں جنگ کر رہی تھی۔ اگر نقشے میں دیکھیں تو اس مڈل کے علاقے میں ایک راشدی فیملی بھی 1910 کے زمانے سے قائم تھی، بلکہ پرانے ہی زمانے سے قائم تھی۔ یہاں پر یہ لوگ جو تھے وہ
सल्तनत उस्मानिया के इत्तेहादी समझे जाते थे, ये सल्तनत उस्मानिया के साथ कोऑपरेट करती रहे थे। यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया के गवर्नर मोहम्मद पाशा एक ज़माने में 3 साल तक मदीना में महसूर रहे थे और आले सऊद इनके ख़िलाफ़ हमले करते रहे, लेकिन और दीगर जो लोग थे हुसैन बिन अली के लोग हमले करते रहे, लेकिन चूँकि राशिदी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही थी, यही वजह थी कि ये बड़े कामयाबी से इन्होंने दिफा किया था। बहरहाल इस ज़मीन में अरबों की तारीख़ के ज़मीन में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। ये बात भी हमें मिलती है कि तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद जो एक मिनिस्टर रहे सऊदी हुकूमत में, जो किंग अब्दुल्ला के रहे, इनका नाम भी उन इमाम मोहम्मद बिन तुर्की बिन मोहम्मद के नाम पर रखा गया था, जो कि एक बहुत ही मशहूर आलिम गुज़रे हैं आले सऊद के। और ये इनके बेटे इमाम फैसल बिन तुर्की जो थे वो इसी राशिदी फैमिली की सपोर्ट कर रहे थे। ये तुर्की लफ्ज़ जो है वो इन्हीं की लेगेसी कहलाता है। ये आज भी बहुत मशहूर है, बहुत एहतराम से इनको देखा जाता है। लेकिन अगर तारीख़ को छाने तो हमें ये बात मिलती है कि जो तुर्की नाम के फैसल बिन तुर्की बिन मोहम्मद जो थे वो दर हकीकत इसी राशिदी फैमिली की सपोर्ट कर रहे थे एक ज़माने में, जब ये सल्तनत उस्मानिया के साथ कोऑपरेट कर रही थी। इस ज़मीन में थोड़ा सा ज़िक्र हम सन्यूसी फैमिली का भी ज़िक्र करेंगे। ये सन्यूसी जो डायनेस्टी थी जिसका एक बहुत बड़े इनके जो गुज़रे हैं आलिम, उनका नाम मोहम्मद इब्न अली अल सन्नूसी थी। ये लोग लीबिया में इन्होंने अपनी हुकूमत कायम करी और ये पूरे लीबिया में दावत देते रहे थे। उमर मुख्तार के ज़मीन में हमने जो वीडियो बनाई उसमें हमने ज़िक्र किया था कि उनका ताल्लुक़ भी सन्नूसी तहरीक से था। इनका भी ताल्लुक़ मोहम्मद बिन अली अल सन्नूसी का ताल्लुक़ भी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे से जा मिलता है। इनका शजर नसब हज़रत इमाम हसन से जा मिलता है। और ये लोग भी जो थे ये सल्तनत उस्मानिया के बड़े इत्तेहादी थे। यही वजह है कि मॉडर्न लीबिया में इस वक्त जो लड़ाई आप देख रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज भी सन्यूसी तहरीक जो है वो तुर्की के साथ हमदर्दी रखती है और लग ये रहा है कि इनका एक बड़ा इत्तेहाद फॉर्मेशन हो गई है। सूडान के मुतालिक भी, सूडान के यहाँ भी अगर देखा जाए तो सूडान के बहुत सारे अरब कबाइल जो थे वो उस वक्त जो है सल्तनत उस्मानिया की हिमायत कर रहे थे। बहरहाल लेकिन चूँकि हुसैन बिन अली एक बहुत अहमियत हासिल थी। हुसैन बिन अली, अगर हम थोड़ा सा इसका मज़ीद आपको बताएं तो हमें ये बात भी पता चलती है इस ज़मीन में कि हुसैन बिन अली जो थे वो खाना काबा और मस्जिद नबवी के मुतवल्ली थे। इनको मुकर्रिर ही किया गया था। ये जो शरीफ मक्का का ओहदा था ये सल्तनत उस्मानिया ने जो है इसको बरकरार रखा हुआ था। इसका जो अपॉइंटमेंट होती थी वो यही होती थी। दिलचस्प बात यही है कि हुसैन बिन अली की पैदाइश जो है वो इस्तांबुल में ही हुई थी 1853 में या 1854 में। इनके वालिद का नाम शरीफ अली बिन मोहम्मद था और इनको बड़ी हाशमियाइट होने की वजह से बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। इनका ताल्लुक़ बनु कतादा से था। अगर हम इनकी हिस्ट्री को पढ़ें तो सन 1908 तक हमें कोई भी मुखालफत नज़र नहीं आती। इस ज़मीन में ये बात भी कही जाती है, कुछ मौरखीन ये कहते हैं कि तुर्की में चूँकि यंग टर्क्स की वजह से जो मैसोनिक जो शैतान के पुजारी तुर्क लोग थे उन्होंने इनको मुखालफत पर आमादा किया। जैसा कि हम ये बात जानते हैं, तारीख़ में पढ़ सकते हैं कि मिस्र में जो अली पाशा नाम के जो हुक्मरान थे वो इन मसियोनिक टर्क्स के साथ मिले हुए थे जो यहूदी थे, जो डॉन में ज्यूज़ का हमने ज़िक्र भी किया था तारीख़ी तौर पर। ये लोग साजिशें कर रहे थे उस बड़ी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। और ये बात भी हमें तारीख़ी हवालों से पता चलती है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान सानी जब हुक्मरान बने तो वो एक बहुत ही ताकतवर हुक्मरान के तौर पर सामने आए और उन्होंने
पूरी कोशिश करके जो है वो यूरोपीय ताकतों को वक्त डाल दिया था और उनको बड़ा उनके सामने मुकाबला किया, उनसे जब बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। उन जंगों का भी जिक्र हम आगे आने वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर ये बात भी हमें मिलती है कि जो अंदरूनी साजिशें इतनी ज़्यादा थीं, तुर्कों के बहुत सारे लोग शामिल हो चुके थे। ये बात भी तारीख़ी हवालों से हमें फिर पता चलती है बाद में कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को लाया गया, एक जाली हीरो को खड़ा किया गया जिसने जाली अंदाज से जंगें जीती। अंग्रेज़ों ने को ये कर साबित करके बताया कि ये शख्स जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा बहुत ही बहादुर शख्स है। उन्होंने जाली पसपाई इख्तियार करी मुख्तलिफ़ महाज़ों पर, लेकिन बाद में फिर हमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हकीकत सामने आ गई। जब वो हुक्मरान बना तो उसने तुर्की में अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगा दी। कुरान पाक का जो अरबी रस्मुल ख़त था वो भी ख़त्म कर दिया और बहुत सारी बातें, मस्जिदों को ताले लगा दिए गए और फिर लोगों से और ख़वातीन को हिजाब पहनने से मना किया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो तारीख़ी हवालों से हमें मिलती हैं। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हुआ यही आगे चलकर कि फिर तुर्की का इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म होता गया, इल्ला कि जो है नजमुद्दीन अरबकान ने आकर इसको ज़िंदा किया और अब रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में तुर्की अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस की तरफ जा रहा है और उम्मीद हो चली है कि खिलाफत उस्मानिया का अहया हो सके। देखते हैं कि क्या बनती है, क्या सूरत हाल किस तरफ जाते हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की निशानियां पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।